जी हाँ, तो एक और मिठाई के डब्बे के साथ स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही प्यारे स्टूडेंट मोहम्मद मुकर्रब, सॉरी नाम इधर से देख के याद करना पड़ता है। एक्चुअली में लास्ट वीक में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज लगाई हैं और रुकना नहीं है हमने। मुकर्रब के बाद और भी स्टूडेंट आएंगे, सभी की सक्सेस स्टोरी बनानी है और बनाएं भी क्यों ना। कौन सा इधर कोई फेक बैठे हुए हैं या वैसे ही बैठे हुए हैं कि जी स्टडी इन फ्रांस करने, स्टडी इन फ्रांस। और ये मिठाई का डब्बा भी कोई फेक नहीं मंगवाया, समझ रहे हो ना सारा। ये सामने आपको शायद वीज़ा नजर आ जाए। सिर्फ 5 डेज में 5 डेज। तो फ्रांस स्टडी वीज़ा के हवाले से ये वीडियो है, एक सक्सेस स्टोरी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। क्या मुकर्रब की प्रोफाइल है, कैसे प्रोसेस हुआ, हमारे पास किस स्टेज पे आया, ये शुरू से हमारे पास नहीं आया। तो ये सारी वीडियो उसके बारे में है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें इसके बजट की ब्रेक डाउन है, इसके प्रोसेस टाइम ब्रेक डाउन है और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुकर्रब ने फैसला कर लिया था कि मैंने फ्रांस नहीं जाना और फिर ये फ्रांस का वीज़ा इसको किसने मोटिवेट किया। ये सारा कुछ इस वीडियो में है, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला स्टार्ट जो है वो मुकर्रब ने जो लाया तो यही खाएगा। तो सबसे पहले बताओ मुकर्रब अपनी प्रोफाइल के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रब हसन है। मैंने बीबीए किया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। बीबीए ऑनर्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। 2024 का मैं पास आउट हूँ और मेरी सीजीपीए 3.61 आउट ऑफ 4। 3.61। ये परसेंटेज कितनी बनती है? 90% अराउंड अबाउट 87-88% है ये, ठीक है। और मैंने आइल्स किया हुआ है 6.5 मेरे बैंड है, नो लेस देन 5.5। नो लेस देन 5.5 किस मॉड्यूल में? उसमें रीडिंग में थे। रीडिंग में इसके कम में। आपने खुद ही आइल्स की प्रिपरेशन की? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फर्स्ट अटेम्प्ट में था। अच्छा मुकर्रब का आपने सुन लिया, बीबीए ऑनर्स है, 2024, 87% इसके मार्क्स हैं, 3.61 सीजीपीए, आइल्स है 6.5। आपको फ्रांस की स्टडी का कैसे शौक हुआ? सर जो मेरा बेसिकली जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन था वो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया डेस्टिनेशन था। मेरा भाई है वहाँ पे, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया था, लेकिन उसका वीजे की जो इशू है और वीजे का इशू था बहुत ज्यादा, तो वो उस वजह से मैंने फिर उसको छोड़ के फिर मैं यूट्यूब पे वैसे कर रहा था सर्च और कौन सी हो सकती हैं, तो डेफिनेटली टॉप 7 की वीडियो देखी। अच्छा, इसमें और भी थी, लिथुआनिया थी और फ्रांस था, बेल्जियम है, बेल्जियम भी है, था, फिनलैंड है। अच्छा, तो आपने फिर फ्रांस को मैंने फ्रांस को चूज किया। बेसिकली मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट थे कोई 3-4 मुझे मिल गए पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो ये मार्च के मिड के बाद मुझे पता चला, बेसिकली मैं बैंक में भी साथ जॉब कर रहा था, तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि इसके फ्रांस के कैंपस फ्रांस ओपन है और बंद होने वाला है। तो मैंने बस जल्दी में उसमें किया अप्लाई। 6 यूनिवर्सिटीज में किया था, जिसमें से एक में आई थी एक्सेप्टेंस। जब मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गई उसके बाद मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। तो आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लाइन थी कि बच्चों के पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, बाद में लेके बैठ जाते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता आगे क्या करना है। एग्जैक्टली एडमिशन, मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी मेरी यूट्यूब चैनल पे हैं जिसपे सारा प्रोसेस गाइड किया है कि आपने एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, कैंपस फ्रांस पे कैसे आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करनी है, कैसे आपने जाके अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स को सर्च करना और एप्लीकेशन पुट करनी है। फ्रांस की एप्लीकेशंस नवंबर लास्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती हैं। आपका कैंपस फ्रांस जो पोर्टल है टूडेस इन फ्रांस ओपन हो जाता है, उसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना स्टार्ट कर दें। मुकर्रब ने अपनी एप्लीकेशन मार्च में, बिल्कुल लास्ट में 5-6 दिन रह गए थे पे ऑलमोस्ट जो है वो ये एक्सटेंशन हुई थी कैंपस फ्रांस पोर्टल की। इनके पहले 15 ऑफ फरवरी तक आता है, फिर एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस दफा मेरा ख्याल कोई 31 मार्च तक राउंड अबाउट इन्होंने इसके एक्सटेंशन दी थी। इसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशंस भी होती हैं। फ्रांस में बच्चे डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं और कैंपस फ्रांस के थ्रू भी किया। आपने 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया। इसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ रेनेस जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपका एडमिशन की एक्सेप्टेंस, आपका इंटरव्यू हुआ था यूनिवर्सिटी? मेरा कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हुआ था, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, और आपके कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा मास्टर 2 है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। M2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और आपका बीबीए ऑनर्स में कोई स्पेशलाइजेशन? जी, वो मेरी बैंकिंग एंड फाइनेंस में थी। बेसिकली मेरी फील्ड के रिलेटेड है, फील्ड के रेलेवेंट है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कंसीडर। जब भी बाहर अप्लाई करना है पूरी एक स्टोरी होनी चाहिए भाई कि आपका जो है, अब इसका गैप भी सिर्फ 1 साल का है, ठीक है, और उसमें भी ये जॉब कर रहा है बैंक की। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, मुकर्रब की तरह आप भी बहुत सारे स्टूडेंट, आप डेफिनेटली खुद अप्लाई करें, कंसल्टेंट के पास ना जाएं। डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी वीडियोस
वीडियोस हैं और यूनिवर्सिटीज ने अपने भी ट्यूटोरियल रखे हुए हैं कि आप ऐसे अप्लाई करें। अगर आप ज्यादा कंजूस नहीं है और कंसल्टेंट को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए दिल में बुरी कोई बातें नहीं है, तो आप कंसल्टेंट के पास भी किसी ऑथेंटिक के पास जाएं जिसकी ऑलरेडी फ्रांस पे एक्सेस है, जिसने ऑलरेडी फ्रांस पे काम किया हुआ है, जिसके ऑफिस में फ्रांस की सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है। तो उससे आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। हमारे ऑफिस में आपको बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली फ्रांस के हवाले से मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के लिए। तो इसी तरह मुकर्रब ने भी यूट्यूब वीडियो देखी और फिर इन्होंने ऑफिस विजिट किया। इन्होंने अपने फादर के साथ आए थे और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छे माशाल्लाह इनके फादर बड़े अच्छी पर्सनैलिटी के हैं। तो आके उन्होंने बताया, हमने सारा इनको गाइड किया और उस दिन ये इन्फॉर्मेशन लेके चले गए। इन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिखाया था, हमने कहा था इससे आगे हम प्रोसीड कर लेंगे। हमने अपनी कंसल्टेंसी शायद आपसे 500 यूरो चार्ज की है, हाफ हमने इनसे चार्ज किया है, हाफ जो फर्स्ट थी वो हमने चार्ज नहीं किया। अच्छा, आपकी ट्यूशन फीस क्या है? मेरी ट्यूशन फीस 4750 है। 4750 यूरोज है, ठीक है। उसमें भी मैंने 1500 यूरो सिर्फ दिया इनिशियल, बाकी मैं वहां जाके पे करूंगा। इसने अपनी एनरोलमेंट फीस दी है जिसकी बेस पे इसने सीट रिजर्व करवाई थी कि मैं सिर्फ 1500 यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख को 67-68 हज़ार बनता है, तो वो इसने पे किया है यूनिवर्सिटी को अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, 1 साल का ये M2 मास्टर है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड पहले से थे? बाकी डॉक्यूमेंट IBCC से, HEC से वो मैंने करवाए हुए थे, लेकिन मोफा से फिर मैंने आप करवाया। मोफा से एपोस्टाइल आपने करवाया? मोफा से एपोस्टाइल। मोफा एक डॉक्यूमेंट का 3000 उसकी फीस है। तो इसकी जो है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इसकी बैचलर की डिग्री और इसकी ट्रांसक्रिप्ट, ये तकरीबन इसका 12 से 15 हज़ार। और बर्थ सर्टिफिकेट भी। और बर्थ सर्टिफिकेट भी, ये जो है ना ये लाजमी है फ्रांस के लिए, वो इसको रिक्वायर्ड था जी। तो इसमें जब ये हमारे पास आए तो हमने इनका वीज़ा प्रोसेस जो है वो वहाँ से स्टार्ट किया और जो भी वीज़ा फाइल के हवाले से डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कंप्लीट इनको गाइडलाइंस, बैंक स्टेटमेंट की गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई। ये खुद बैंक में थे। और अब आप बताएं कि आप ये बीच में आके जब मुझे पता चला कि ये कह रहा है कि मैंने नहीं जाना फ्रांस, अब वो स्टोरी सुन लें जी। वो ऐसे हुआ था कि मैं बैंक में ही था और मेरा एडमिशन वगैरह हो गया, सारा वीज़ा वगैरह आपसे मैं उसको करवा रहा था प्रोसेस। तो एक दोस्त ही था मेरा वो, और फैमिली फ्रेंड भी था, उससे ऐसी बात होने लगी तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे फ्रांस में तो जॉब ही नहीं है, कोई भी जॉब नहीं मिलती, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना डीमोटिवेट हुआ और मैंने आयशा को मैसेज किया कि मैं ना आगे नहीं इसको करा फर्दर, तो मैंने अब इसको रोक देना है, या मैं अपना अगर वीज़ा फाइल भी करूंगा तो इस सेंस में करूंगा कि वीज़ा रिफ्यूज़ होकर वापस आ जाए। तो मैं आयशा ने तब तो मुझे कुछ नहीं कहा, तब मुझे कहती चले आप ऑफिस आ जाएं, तो आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो जब मैं ऑफिस वापस आया उन्होंने सर आमिर से मिलवा दिया। तो वो हमारी एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई कि 25-30 मिनट की। तो सर आमिर ने बड़ा मुझे अच्छे से गाइड किया, सारा बताया कि वो जो लोग ऑलरेडी फैसला इधर पाकिस्तान में ही, उनको कैसे पता होगा वहाँ पे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और इन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स दी कि वो कैसे यहाँ से गए, क्या अब क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज है। तो उससे मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से सारा स्टार्ट करवाया प्रोसेस, और इनकी बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हुए हैं सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे विद इन 5 डेज मेरा वीज़ा मुझे रिसीव हो गया। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको बात बता दूं कि ये ऐसे ही है कि आपने इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्रीज़ में देखे होंगे जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं कि जी जॉब्स के हवाले से। USA में भी होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, हर जगह पे ये ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं USA नहीं जाऊँगा कि यार न्यूयॉर्क में जॉब नहीं है, इंग्लैंड में, लंदन में जॉब नहीं है? तो सेम मैंने इसको समझाया कि जॉब उसके लिए नहीं है जो जॉब नहीं करना चाहता, जो बस कहता है मैं कमरे में बैठा हूँ और कोई बंदा आए और ऑफर लेटर आके दे दे कि ये आपकी जॉब लग गई है। यू हैव टू सर्च। मैंने इसको उस दिन भी बताया कि आपके 3 से 4 माह मुश्किल होंगे और अभी भी बता रहा हूँ, बट उससे क्या घबराना है यार। आप लोग एक ऑलरेडी आपको वहाँ पे इवन लिविंग अलाउंस भी फ्रेंच गवर्नमेंट देती है। आप अगर एक्टिव हो, फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपने किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ जाके बैठ जाते हैं और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं और सिंपली डिप्रेशन में जाते हैं कि जी जॉब है नहीं, तो कोई भी आपको घर आके जॉब नहीं देने लगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। मैंने इसको बताया कि आपके बैंकिंग सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, आप इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर है, सिटी बैंक है, तो वहाँ पे उनको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी फॉरनर्स आते हैं, तो उनके भी लिए भी कस्टमर रिलेशन जो है वो ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंच सीखो, उनके लोकल पे आप बड़े ईजिली इंटीग्रेट कर जाओगे। तो शेंजन कंट्रीज में 33 कंट्रीज हैं, आप एक में जॉब नहीं मिलती, आप दूसरे में चले जाओ। जो डंकी लगा के पहुंचता है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता, जो डिग्री नहीं होती, जो मैट्रिक पास है, वो भी तो एडजस्ट करता है। तो एक जो बंदा कॉम्पिटेंट है, जो मेहनत के लिए तैयार बैठा, वो मेहनत से किस चीज का डर यार। तो यही सिंपली मेरे इसके लिए वर्डिंग थी कि तुमने नहीं रुकना, ये तुम्हारा वीजा लगना है। ऐसे ही बोला था, कहते थे आप कह भी दो नहीं करना, हमने फिर भी वीजा। मैंने इसको कहा था कि यार तेरा नहीं मैंने रोकने देना ये। और इसके देखें उस कजन या दोस्त इसको कह रहा है कि तुम फीस ना जमा करो, वीजा अप्लाई और रिजेक्शन ले लो। यार व्हाट इज दिस? ये कोई मजाक चल रहा है कि मैं पासपोर्ट लेके जाऊँ, मेरे रिजेक्शन कर दे। अब मैंने कहा तुम वीजा लगवा लो, तुम्हारी
तुम्हारी अब सारी चीजें पूरी हैं, फिर ना जाना, फिर अभी कह दो कि आज मेरे पेस्ट हुआ है, आज दिखाए तो सभी रिश्तेदारों शरीक सबसे पहले चलते हैं यार, नहीं है कि करने जा रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव रह के सोचना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था यार, जिसके लिए जॉब ढूंढनी है वो तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, उनकी लोकल वेबसाइट्स हैं, लोकल एरिया में लोग लगा के बैठते हैं, तो जॉब क्यों नहीं मिलती? जॉब उसको नहीं मिलती जो यही सोच के बैठा है, अप्लाई भी नहीं कहीं करता। तो इसलिए इंशाल्लाह मेरे लिए बेस्ट विशेज हैं इसके लिए, मुकर्रब के लिए, ये जाए, ये जाके भी इसको किसी भी हेल्प की जरूरत हो, कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कोई गाइडलाइंस के, हम इधर बैठे हैं फैसलाबाद में ही हैं, इसके घर वाले जानते हैं, इसके फादर आए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह ही विल बी सेटल्ड। तो आप लोग भी जाएं, डिग्री पूरी करें, ये पहले चीज, कंप्रोमाइज नहीं करना। शुरू का 1 साल है, कोई मुश्किल की कोई बात नहीं है, 2-4 घंटे सो लो, बाकी दिन सारा दिन काम करो, यूनिवर्सिटी अटेंड करो, अपना करो, तो यही पे ऑफ करेगा आपको। और मोस्ट ऑफ दी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते हैं, इनके लास्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स हो जाती हैं, कहीं पे जो है वो कंपनीज जो जॉब फेयर्स लगते हैं उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो टोटल अगर इसका बजट देखें तो मेरे हिसाब से अगर इसका तकरीबन 4.25 लाख इसने फीस पे की है, इसने हमें तकरीबन 1,60,000 इसने हमें पे किया है, और इसका 30,000 कैंपस फ्रांस की फीस है, कोई 18,000 एम्बेसी की फीस है समथिंग, और यही कोई डॉक्यूमेंट्स का मिला के तो 7 लाख के राउंड अबाउट इसकी एक्सपेंस आया है यहाँ से वीजा पेस्ट होने तक। अब इसने ये टिकट भी अपनी करवा रही है 1 अगस्त की, आपको किस प्राइस में? 1 सितंबर में, 1 सितंबर की 2 लाख के पास 2 लाख के राउंड अबाउट इसको 1 वे टिकट मिली है। और राउंड अबाउट मैंने इसको फादर को बोला था कि इसको कम से कम 2,000 यूरो 3,000 साथ लेके जाए एज ए सेविंग, जो शुरू में आपको इतना होना चाहिए। तो जाएं, जरूर जाएं। यहाँ पे भी रहने से, अभी इसकी अच्छी जॉब थी, लेकिन बैंक की जॉब में क्या करना था? बैंक की जॉब का जहांगीर तरीन का एक फिक्रा है कि मैंने शुरू में बैंक जॉब की, मैं सुबह बेसमेंट में जाता था बैंक में और शाम 7 बजे बाहर निकलता था। तो ऐसी रूटीन है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आप लोग जाते हैं 9 बजे और जाने का पता है, वापस आने का नहीं पता। वापस चलो 7, 8, 9 बजे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यार वो सारा दिन अकाउंटिंग में बैठे हैं, यही चक्कर, इसी चक्की में पिसते रहना है। और आई डोंट लाइक बैंकिंग जॉब जिसमें कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं है, सारा दिन बैठे, वो खुश्क सी जॉब है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो ग्रो करो, जाओ, एक्सप्लोर करो, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।